नमस्कार। आपका एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। डिफेंस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय संबंध तथा फलक। और इसके बारे में ये चौथी क्लास है। इस क्लास को डिस्कस करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं, ये जो क्लासेस हम YouTube पे अपलोड कर रहे हैं, आप सबके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, ये डेमो क्लासेस है। आप इनको देखकर इसके बाद, क्योंकि ये क्लासेस मे बी दिस वन इज लास्ट क्लास और द नेक्स्ट वन इज द लास्ट क्लास, उसके बाद जो क्लासेस होंगी वो हमारे ग्रुप के ऐप पर ही अवेलेबल कराई जाएंगी। और ग्रुप का जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो इस नाम से दिया जा रहा है, BRM एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, तो इसके माध्यम से प्ले स्टोर पे जाके BRM एजुकेशन ग्रुप को इंस्टॉल करें और उसके बाद जो क्लासेस हम अवेलेबल कराएंगे उनको आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं हम इस क्लास के नेक्स्ट पार्ट में। जैसा कि कल हमने देखा था, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने समुच्चयों के प्रकार हमने देखे और उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार की संख्याएं देखी, उनके बारे में हमने सीखा और संख्याओं पर हमने देखा कि कौन सी संख्या किस समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर सकती है। आज हम देखेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं। जैसा कि एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स। ये टॉपिक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार पुनः इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है समुच्चयों का संघ। अच्छा, उससे पहले हम देखें कि समुच्चय पर जो संक्रियाएं हैं वो बेसिकली 4 संक्रियाएं हैं। कौन कौन सी है? समुच्चयों का संघ किस प्रकार लिया जाता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ किस प्रकार लिया जाता है, और उस पर आधारित दो प्रकार के समुच्चय बनेंगे, विसंगत समुच्चय यानी कि परस्पर असंयुक्त, और दूसरा होगा प्रतिच्छेदी समुच्चय मतलब संयुक्त। क्लियर है? वो हम पहले ही देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होगा, समुच्चयों का अंतर कैसे निकालेंगे, और एक होता है पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले समुच्चयों के संघ की बात करें तो यहां पे लिखा है यूनियन ऑफ सेट्स। संघ का मतलब यूनियन, सम्मिलन। और इसमें जब बात की गई तो हमें 2 प्रकार के समुच्चय, यानी कि हम पहले जो संक्रिया पढ़ेंगे वो 2 समुच्चयों के लिए पढ़ेंगे, फिर 3 के लिए, फिर इसी प्रकार अन्य समुच्चयों के लिए भी की जा सकती है। सबसे पहला जो पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? 2 समुच्चयों के लिए। हम समझने की कोशिश करें कैसे क्या होगा 2 समुच्चयों के लिए। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि 2 समुच्चयों के लिए केस क्या बनेगा। अच्छा, 2 समुच्चय कौन कौन से लिए? ए तथा बी। और ये हमें मान के चलना है कि ये कैसे हैं? अरिक्त है। कैसे हैं? अरिक्त है। तो इस स्थिति में इनका संघ कैसे लिया जाएगा? तो इनका जो संघ होगा वो किस प्रकार दिया जाएगा? संघ। और संघ देने के लिए संघ का जो मान होगा वो होगा ए यूनियन बी। याद रखिए ये यूनियन का चिन्ह, ये एक संक्रिया है, ए यूनियन बी। अब ए और बी के बारे में क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं वो हम वेन डायग्राम से देख सकते हैं। किससे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की सहायता से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बना देना है। इस स्क्वायर के अंदर इस स्क्वायर को हम यूनिवर्सल सेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसी प्रकार एक बॉक्स और बना दिया है, और इसमें जो ये भी एक यूनिवर्सल सेट को डिक्लेयर करेगा। अब इसके अंदर हम 2 समुच्चय लिखेंगे, एक ए और एक बी। सपोज करो ए है वो इस प्रकार दिया गया है और बी है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है।
दोनों केस देखिए, एक में क्या हो रहा है कि ये और ये अलग अलग है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जबकि दूसरा हम समुच्चय लें तो उसको इस प्रकार दिखा सकते हैं, इस प्रकार, और हो सकता है ये काट रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, ठीक है, कि जब ये समुच्चय आपस में काटते भी हो। तो पहले बात करें कि ये किसको प्रदर्शित करेगा, ए को, ये किसको प्रदर्शित करेगा, बी को। सेम यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है। अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार देख सकते हैं, ए बराबर क्या क्या है, जैसे सपोज करो यहाँ मैं ले रहा हूँ 1 2 3 और बी में मैंने ले लिया यहाँ पे 4 5 और 6। क्लियर है। सेम अगर यहाँ पे बात करें तो इस प्रकार होगा 1 2 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए और बी में कुछ पार्ट ऐसा है जो दोनों के अंदर कॉमन है, देख सकते हो, ये वाला भाग ए में भी आ रहा है और ये वाला भाग बी में भी आ रहा है। इसका मतलब कुछ अवयव ऐसे लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि मैं ले लिया 2 3 और 4। मैंने कितने अवयव कॉमन लिए, 2 और 3। इस स्थिति में और स्थिति में संघ कैसे निकाला जाए। संघ का जो मतलब है उसको हम दिखाएंगे, इनका संघ ए यूनियन बी है। और संघ में करना क्या है, संघ में जो अवयव लिखे हैं, जितने भी समुच्चय दिए गए हैं, उन सभी समुच्चयों के अवयवों को एक साथ इकट्ठा कर देना है। एक साथ एकत्रित करके जो समुच्चय हम प्राप्त करेंगे वही उन समुच्चयों का संघ कहलाएगा। वापस सुने क्या कह रहा हूं मैं, जब हमें 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का संघ ज्ञात करना हो, यानी कि उनकी संघ के रूप में जो संक्रिया है वो हमें प्राप्त करनी हो, उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो समुच्चय हमारे पास दिए गए हैं उन सभी समुच्चयों के अवयवों को एक साथ एकत्रित करके जो समुच्चय हमें प्राप्त होगा वही उनका संघ होगा। तो एकत्रित करने का मतलब ये है कि ए के जो अवयव है उनको किसके साथ लिख देना है, बी के अवयवों के साथ। तो हम कह सकते हैं पहले किसके अवयव आ जाएंगे, ए के, मतलब 1 2 और 3। फिर किसके आ जाएंगे, बी के, और बी के अवयव क्या क्या है, 4 5 और 6। अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक विशेष नियम निकल के आया है कि 2 समुच्चयों का संघ भी एक समुच्चय ही होता है। 2 समुच्चय थे, ये समुच्चय थे, तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए मझले कोष्ठक का उपयोग किया गया था, और उनका जब संघ लिया जाएगा तो वो भी एक समुच्चय ही आएगा। तो या तो इसको सी के बराबर माने या इसको डी के बराबर माने, जैसी आपकी मर्जी, या इसको इसी रूप में छोड़ दें। क्लियर है। सेम बात है संघ की, तो इस स्थिति में कैसे निकालेंगे वो भी देखिए, सेम निकलेगा, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें 2 भाग थे जो आपस में प्रतिच्छेद भी कर रहे थे, मतलब कुछ अवयव ऐसे थे जो कॉमन थे, वही सब सेम करना है। ए यूनियन बी लेना है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ए तथा बी के जो अवयव है उनको एक साथ लिख देना है। और एक साथ लिखने का मतलब क्या है, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ अवयव ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो गए, ये अवयव इसमें भी है, ये अवयव इसमें भी है, तो इसका मतलब इसके बाद मुझे 2 3 दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। समुच्चय का नियम ये कहता है कि समुच्चय में यदि कोई संख्या रिपीट हो रही हो तो उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें केवल उस संख्या को कितनी बार दिखाया जाता है, 1 बार दिखाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 और साथ में कितना, 4। अब ये नियम कैसे बना कि यहाँ पे 2 3 दोबारा क्यों नहीं लिखा गया, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल ये है, एक्सेस के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। तो तरीके से जब इसका समुच्चय बनाना था तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अवयव ए है, सी है, सी है, ई है, एस है और एस। लेकिन बेसिकली यहाँ कितने अक्षर हैं, ऐसे अक्षर हमें लिखने हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब यहाँ से ए आएगा, यहाँ से सी आएगा, इस सी को लेने की आवश्यकता नहीं है। सेम यहाँ से ई आ जाएगा, यहाँ से एस आ जाएगा और अगेन इस एस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो समुच्चय मान लो वो जो हमारे पास समुच्चय वो क्या है, डी है, और उसके जो अवयव है क्या क्या है, ए है, सी है, ई है और एस। तो हम ये कहेंगे कि जो ये शब्द है ये इन अक्षरों से मिलके बनेगा। इनमें जो अक्षर है इनका उपयोग चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 10 बार हो, चाहे कितनी ही बार हो, उनको अलग अलग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करें, अब इस वेन डायग्राम में हमें किस प्रकार इसको प्रदर्शित करना है ताकि ये कह सके कि ये इनका संघ है। अगर तुम देख पा रहे हो तो यहाँ पे इसमें 1 2 3, यानी कि यहाँ लिखें 1 2 और 3, तो कहने का मतलब ये तो हो गया 1 ए, और यहाँ पे अभी क्या है 4 5 और 6। अगर यहाँ पे इन दोनों का संग लिया गया, इसका मतलब एक नया समुच्चय बन गया जो इन दोनों के अवयवों को एक साथ लिखने से प्राप्त हुआ है। और इसको एक साथ प्राप्त करना है तो किस प्रकार प्राप्त करना है, ध्यान दीजिए, हमें इसके सारे अवयव लेने पड़े और साथ में इसके सारे अवयव लेने पड़े। तो ये वेन डायग्राम बन गया इसका। ये दोनों भाग मिलकर एक साथ मिलकर किसको प्रदर्शित करेंगे, ए यूनियन बी को प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हुआ? सेम यहाँ पे जब बात करें तो क्या बनेगा, ए के अवयव को लिखना पड़ा, बी के अवयव को लिखना पड़ा, और साथ में हम कहें कि एक साथ जब लिखेंगे तो एक साथ आ गए, तो इसका मतलब ए के भी अवयव आए थे। ए का पहले वो अवयव बताओ जो केवल ए में है, तो वो देख सकते हैं केवल कितना है, 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 और 3। बी के केवल वो अवयव बताओ जो बी में है, केवल कितना है, केवल 4 है, और ये भाग ऐसा है जिसमें 2 और 3 है, तो इसमें दोनों में आ रहे थे तो उसको केवल एक बार लिखने की आवश्यकता, मतलब ये संपूर्ण जो भाग है किसको प्रदर्शित करेगा, ए यूनियन बी को प्रदर्शित करेगा। अब एक बात तुम्हें समझनी है, तुम अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखिए जब मैंने वेन डायग्राम बनाया है तो वहां पे ये तो वेन डायग्राम में ध्यान रखना है कि जो सर्वनिष्ठ या जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो तो हमेशा एक स्क्वायर के द्वारा दिया जाएगा, वर्ग के रूप में दिया जाएगा, और जो इसके अंदर जब समुच्चय लिखना है तो वो हमेशा एक वृत्त के द्वारा लिखना है। ये भी वृत्त बनाया, ये भी एक वृत्त बनाया, सेम यहाँ पे। अब दूसरा क्या देखा है तुमने कि एक को मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, एक को थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया है। ये केवल हमें समझने की आवश्यकता है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ए में अवयव की संख्या कम हो, बी में अवयव की संख्या ज्यादा हो, तो जो जिसमें कम होगी वो छोटे वृत्त में आएगी और जिसमें ज्यादा होगी वो बड़े वृत्त में आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों बराबर हो, तो दोनों बराबर वाला कोई एक विशेष केस होता है, अदरवाइज तो या तो ए बड़ा होता है या फिर बी बड़ा होता है। क्लियर है? सेम यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्या, समुच्चयों का संघ। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि ए तथा बी कैसे होने चाहिए, अरिक्त होने चाहिए, क्योंकि रिक्त हो गए तो इसका मतलब ना तो ए में कोई अवयव है ना कोई बी में कोई अवयव है। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इस पे कुछ विशेष इसके गुणधर्म क्या होंगे, संघ के गुणधर्म। ठीक है, अच्छा उससे पहले हम देखें अगर 3 के लिए ले तो सेकंड में देखें 3 समुच्चयों के लिए, 3 समुच्चयों के लिए डायरेक्टली एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो ए बराबर मैंने लिया है 1 2 3, बी बराबर मैंने लिया है 4 5 और सी बराबर मैंने लिया है 7 और 8, और इनका हमें क्या निकालना था, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है कि तीनों समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लिख देना है। तो सबसे पहले छोटी संख्याएं लिख दो, क्या क्या है, 1 2 3, फिर कौन है 4 और 5, और फिर कौन है 7 और 8। ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। अगर इसी में मैं केस इस प्रकार लूं 1 2 3
बी में मैंने ले लिया 3, 4, 5 और सी मैंने ले लिया 6 और 7। तो यहाँ तुम देख पा रहे हो कि एक अवयव ऐसा है जो ए और बी में कॉमन है। इसका मतलब इसको 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ही लिखना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 3 के बाद क्या है 4 है, 5 है, फिर है 6 और 7। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ए बराबर हमने ले लिया 1, 2, 3, बी बराबर हमने ले लिया 3, 4, 5, ठीक है, और सी बराबर हमने ले लिया 3, 6 और 7। तो अगर तुम देख पा रहे तो एक अवयव ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तब भी हमें क्या करना है, यूनियन लेते समय जो अवयव कॉमन है उसको केवल एक बार ही लिखना है और बाकी सभी अवयव लिखे ही जाएंगे 5, 6 और 7। इस प्रकार हमें यूनियन लेना है। तो यूनियन जो संक्रिया है ये बड़ी ही आसान है, बस करना क्या है, सभी अवयव जो लिखे हैं उनको एक साथ लिख देना है। उसके बाद हम इस पे गुणधर्म देखेंगे कि इसमें जब अवयवों की संख्या है तो उस पर ये संक्रिया कैसे लगेगी। उससे पहले हम इसके कुछ गुणधर्म है उनको लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या होगा, अगर किसी समुच्चय ए जो है, पहले मैं लिख देता हूं, ए कैसा है, अरिक्त है, और एक समुच्चय फाई है जो कैसा है, रिक्त है, और बी है जो भी कैसा है, अरिक्त है। तो इसमें जो संक्रियाएं बनेंगी, इसके जो गुणधर्म वो क्या क्या है कि अगर ए और बी का यूनियन लेना हो तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, चाहे ए के अवयव को बी के साथ लिखें या फिर बी के अवयव को ए के अवयव के साथ लिखें, बात एक ही। ये मैंने बताया भी था कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्लियर है। अगर देखो तो इसमें एग्जांपल देख सकते हैं क्या क्या है, 1, 2, 3 है सपोज करो, और बी में क्या अवयव है, 4, 5 और 6 है। तो अगर कहें अगर ए यूनियन बी निकालना है जब, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर हमें बी यूनियन ए निकालना है तो क्या आ जाएगा 4, 5, 6 और 1, 2, 3। तो देखिए इनमें कोई अंतर है क्या, अवयव तो वही आ रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये अवयव इसमें पहले लिखे हैं और ये अवयव इसमें बाद में लिखे हैं, जबकि ये कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्लियर है। इसमें जो दूसरी संक्रिया है वो क्या है, दूसरा इसमें बनेगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं एक का यूनियन एक के साथ ले लूं तो क्या आएगा। एक का यूनियन एक के साथ लेंगे तो ध्यान दीजिए 1, 2, 3, और मैंने ए भी दोबारा भी 1, 2, 3 लिया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है अगर कोई अवयव रिपीट होता है तो उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और जबकि यहाँ हम देखें तो यहाँ समझ में आ रहा है कि एक के जो अवयव है वो एक ही अवयव के साथ कॉमन ही रहने वाले, सेम ही अवयव रहने वाले। तो इसका मतलब इसके जब अवयव लिखेंगे तो इसके अवयव लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम कहें तो ये आ जाए कितना, 1, 2, 3 ही आ जाएगा। मतलब वापस किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये दूसरा गुणधर्म बन गया इसका। तीसरा गुणधर्म क्या बनेगा, तीसरा जो गुणधर्म है वो क्या है, अगर फाई यानी कि एक का यूनियन फाई के साथ लिया जाए, ध्यान दीजिए ए में एक को कैसा लिया गया, अरिक्त लिया गया है, और अरिक्त है तो एक के अवयवों के साथ यदि फाई का यूनियन लिया जाए, अब फाई तो खाली, फाई में कोई अवयव नहीं है, और हम क्या करते हैं यूनियन में अवयवों को एक साथ लिखते हैं, तो इसके अवयव है ही नहीं, तो क्या ये इस पर प्रभाव डालेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब ये वापस किसके बराबर है, 1 के बराबर है। याद रखिए ये जो नियम है ये क्रम विनिमेयता का कहलाता है। कैसा नियम है, क्रम विनिमेयता। ये जो नियम है ये वर्ग सम का है, वर्ग सम, और ये जो नियम है ये है तत्समक का। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, क्रम बदल रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं किया। पहले ए लिखा था बाद में बी लिखा था, जबकि हम जानते हैं ए का यूनियन बी के साथ लो या फिर बी का यूनियन ए के साथ लो, मतलब क्रम को बदलने पर भी
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको क्या बोला गया, क्रम विनिमेयता नियम बोला गया। नेक्स्ट, ए का यूनियन ए के साथ लिया, मतलब 2 बार ए लिया है तो वर्ग किया है इनडायरेक्टली, हम ये कह सकते हैं, और वर्ग वापस किसके बराबर आया, ए के बराबर, मतलब वर्ग करने के बाद भी समान आया, इसलिए इस नियम का नाम क्या है, वर्ग सम। नेक्स्ट स्टेप में ए का यूनियन फाई के साथ लिया। अब यूनियन एक ऐसे समुच्चय के साथ लिया जाए जिसका इस समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसे हम तत्समक कहते हैं। तत्समक का मतलब जो लिया वही आया, जैसा लिया वही आया, मतलब इस समुच्चय पर इसका कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए हमने क्या कहा, ये तत्समक नियम कहलाया। चौथा इसमें क्या बनेगा, अगर फाई का यूनियन फाई के साथ लिया जाए तो ये भी कितना रहना है, फाई ही रहना है। क्लियर हुआ, रिक्त समुच्चय का यूनियन रिक्त समुच्चय के साथ लें तो वापस कितना आ जाता है, रिक्त समुच्चय ही आ जाता है। ये इसके गुणधर्म है, किसके, समुच्चयों के संघ के गुणधर्म। नेक्स्ट में हम देखें समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या देखेंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। चलिए ध्यान दीजिए, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि सबसे पहले शब्द के बारे में सोचो कि सर्वनिष्ठ क्या होगा। सर्वनिष्ठ का मतलब है, सर्व मतलब सभी में और निष्ठ का मतलब है कॉमन। इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन। हम ये कह सकते हैं जो सभी में कॉमन हो। तो इसके लिए 2 केस देखें वही वेन डायग्राम की सहायता से। सबसे पहला जो केस है कितने समुच्चयों के लिए, 2 समुच्चयों के लिए, 2 समुच्चयों के लिए। अच्छा, एक गुणधर्म और हमें लिखना था, वो हमने लिखा नहीं, वो भी लिख लेते हैं। किसके लिए, इससे पहले वही समुच्चयों के संघ में 5वां जो गुणधर्म है, समुच्चयों के संघ में 5वां जो गुणधर्म है, 5वां जो गुणधर्म वो कुछ इस प्रकार होगा। अगर हमें 3 समुच्चयों का यूनियन लेना हो, याद रखें एक बार में 3 को नहीं लेना है, एक बार में केवल 2 को लेना है। अब 2 कौन कौन से हो सकता है, क्रम के अनुसार ए के बाद बी आया तो हो सकता है पहले हमने ए का यूनियन बी के साथ निकाला हो और जो वैल्यू आई, जो समुच्चय आया उसका यूनियन किसके साथ लिया हो, सी के साथ लिया हो। यही सेम नियम ऐसा भी कह सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब हो सकता है हमने पहले बी और सी का यूनियन लिया हो और फिर किसके साथ यूनियन ले लिया हो, ए के साथ यूनियन ले लिया हो। ये जो नियम कहलाता है ये साहचर्य गुणधर्म कहलाता है। कौन सा, साहचर्य। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। मतलब एक एग्जांपल के द्वारा देखें तो ए में जो अवयव सपोज करो 1 2 है, ठीक है, बी में जो अवयव क्या क्या है, 2 3 है, और सी में जो अवयव है वो क्या है, 4 और 5 है। तो पहले हमें क्या करना है, ए और बी का यूनियन लेना है, तो कितना आ गया, ये आ गया 1 2 3, और फिर इसका यूनियन किसके साथ ले लेना है, सी के साथ, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसे हम इस प्रकार दिखाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 4 और 5 आ जाएगा। अगर हम ये गुणधर्म लागू करें तो इसका मतलब पहले बी और सी का यूनियन लेना है, तो वो कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 आ जाएगा। फिर उसका किसके साथ लेना है, एक के साथ, तो एक के जब साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। देख सकते हो वही अवयव आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी उसका एक गुणधर्म है, साहचर्य गुणधर्म। अब हम बात करते हैं सर्वनिष्ठ की। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब मैंने बताया क्या था, कॉमन था। और जब कॉमन की बात करें ये हो गया इंटरसेक्शन। क्या कहला है, इंटरसेक्शन।
याद रखिए संघ के लिए हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, जबकि इसके लिए हम किसका चिन्ह का उपयोग करेंगे, उल्टे चिन्ह का। इसका ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है ऐसे। इसका मतलब यहाँ पे हम समझें तो ध्यान दीजिए, इंटरसेक्शन की जब बात करें तो पहले कौन से कितने समुच्चयों के लिए देखें, दो समुच्चयों के लिए, दो समुच्चयों के लिए, दो समुच्चय कौन कौन है, ए है और बी है। ये भी कैसा है, अरिक्त है, और ये भी कैसा है, बी है, वो भी कैसा है, अरिक्त है। तो इसको समझने के लिए हम वेन डायग्राम बनाएं। तो वेन डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार होगा, ये यूनियन है यानी कि यूनिवर्सल सेट है, यूनियन नहीं। और सेम दूसरा मैं बनाऊं तो इस प्रकार बना सकता हूं, ये भी यूनिवर्सल सेट है। यहाँ एक समुच्चय ए दिखा दिया और एक समुच्चय बी दिखा दिया। यहाँ पे क्या होगा, एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। अब इसमें हमें कहा गया कि सर्वनिष्ठ का मतलब हमें कॉमन वाला पार्ट लेना है। अगर इस वेन डायग्राम को तुम देखो, जैसे इसके अवयव मान लो 1 2 3 है और इसके अवयव 4 5 और 6 है। मतलब मैं लिखना चाहूँ ए में जो अवयव वो क्या क्या है, 1 2 3 है, और बी में जो अवयव है वो क्या है, 4 5 और 6 है। और हमें इनका कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का मतलब क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। हमें पढ़ेंगे कैसे इसको, ए इंटरसेक्शन बी ऐसे पढ़ेंगे। तो जब कॉमन लेना है तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि इन दोनों में कॉमन क्या है। क्या एक कॉमन है? कॉमन होने का मतलब वो हुआ कि ऐसा अवयव जो दोनों में आ जाए। तो एक इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, दो इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तीन इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, सेम इसी प्रकार 4 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। मतलब कह सकते हैं इसके जो अवयव है वो इसमें नहीं है और इसके जो अवयव वो इसमें नहीं, इसलिए इसका जो मान आता है वो खाली आता है। खाली मतलब कोई भी समुच्चय, कोई भी अवयव नहीं होगा इनके इंटरसेक्शन में। तो हम उसे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, 5। तो ये जो समुच्चय है ये केस ऐसा है जिसमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं आया, इसलिए हम इसको क्या लिख दिया, a इंटरसेक्शन b बराबर 5। और ये जो केस बनेगा, ध्यान दीजिए, अगर वेन डायग्राम से समझ रहे हो तो ये समुच्चय दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं। अलग अलग लिखने का मतलब है कि परस्पर असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। तो ये केस किसका बनेगा, परस्पर असंयुक्त, असंयुक्त का केस बनेगा। क्लियर हुआ? यहां देख सकते हो विसंगत समुच्चय, इसी को किस नाम से और जानते हैं, विसंगत समुच्चय। क्लियर हुआ? ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। जबकि इस केस में अगर हम देख पा रहे हैं तो ये भाग ऐसा भाग है क्योंकि हमारा जो मकसद है वो कॉमन लेना है, और कॉमन ये वाला भाग ए में है, ये वाला भाग बी में, लेकिन ये भाग ऐसा है जो दोनों में है। मतलब अगर एग्जांपल देखिए, सपोज करो इसको इस प्रकार दिखाएं, जैसे इसमें 1 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे 5। इसका मतलब a बराबर क्या बना, जिसमें अवयव थे 1 2 और 3 भी है a में, तो 3 भी आ गया। और b है जिसको हम दिखाएंगे कैसे, 3 तो है, फिर क्या आ गया 4 और फिर 5। मतलब यहाँ पे जो 3 है वो ऐसा अवयव है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये वाला जो भाग है बीच वाला, ये वाला भाग, ये भाग इसको प्रदर्शित करेगा, इसके इंटरसेक्शन को, a इंटरसेक्शन b। और जब a इंटरसेक्शन b लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसमें से वो अवयव लिखना है जो कॉमन है, और कॉमन कितना है, 3 है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आया था a इंटरसेक्शन b बराबर 5, जबकि यहाँ पे हमने देखा कि इसमें एक अवयव आ चुका है। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5। तो a इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि ये जो समुच्चय है ये प्रतिच्छेदी समुच्चय, देख सकते हो दोनों ने आपस में क्या किया है, प्रतिच्छेदन किया है। और इसे हम कैसा पढ़ेंगे, संयुक्त समुच्चय भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 केस निकल के आ गए इसके। अब इसके गुणधर्म क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिए।
इसके गुणधर्म। फर्स्ट गुणधर्म क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करें कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर लिया जाए, सपोज करो हम यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से समझें। अगर एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे A, जिसके अवयव मैंने लिए हैं 1 2 3, क्लियर है। फिर मैंने लिया B और जिसके अवयव है 2 3 और 4, और फिर मैंने ले लिया C 3 4 और 5, क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, पहले मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहता हूँ। A इंटरसेक्शन B लेना चाहता हूँ, वो कितना आएगा, देखिए इनमें से कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है। और फिर मैंने लिख दिया C साथ में है, C में जो मान है वो कितना है, 3 4 और 5 है। फिर मैं लिखना चाहूँ कि A इंटरसेक्शन B और इसका इंटरसेक्शन किससे, C से, तो क्या है, ध्यान दीजिए इन दोनों से कॉमन वापस कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी प्रकार ऐसा भी कह सकता था मैं, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं, मतलब B इंटरसेक्शन C लूं, तो क्या आएगा, इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है। और फिर मैं इसके साथ किसमें को लिखूं, A को, जिसमें अभी क्या है 1 2 और 3, मतलब फिर मैं लिखूं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो अगर तुम देख पाओ इसमें से कॉमन भी कितना है, 3। मतलब पहला गुणधर्म ये है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और ये गुणधर्म जैसा पिछला संघ में हमने देखा उसी प्रकार इसमें होगा। ये गुणधर्म साहचर्य गुणधर्म कहलाता है। कौन सा गुणधर्म है, साहचर्य, क्लियर है। दूसरा जो गुणधर्म बनेगा इसमें क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B बराबर होगा B इंटरसेक्शन, मतलब चाहे इसका अवयव इसके साथ कॉमन लो या इसके अवयव इसके साथ कॉमन लो, बराबर ही रहने हैं। इसका मतलब ये गुणधर्म हो गया कैसा, क्रम विनिमय, ठीक है। तीसरा इसमें जो गुणधर्म बनेगा वो क्या बनेगा, यदि A का इंटरसेक्शन A के साथ लिया जाए तो वापस वो A के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि A के सारे अवयव ऐसे हैं जो A के साथ कॉमन रहने वाले हैं। इसका मतलब जब वापस कॉमन रहने वाले तो वापस A के बराबर ही आ जाएगा। तो ये गुणधर्म है वर्गसम, वर्गसम। फिर चौथा गुणधर्म इसमें क्या होगा, यदि A का इंटरसेक्शन फाई के साथ लिया जाए, और फाई क्या है पहले यहां लिख दें, A कैसा था, अरिक्त था, B कैसा था, अरिक्त था, C कैसा था, अरिक्त था, लेकिन फाई एक ऐसा है जो रिक्त है। अब ध्यान दीजिए, जब A के अवयव A में तो A तो अरिक्त है, अरिक्त है तो इसमें कोई ना कोई अवयव जरूर होंगे, और इसका जब इंटरसेक्शन फाई के साथ लेंगे, फाई तो खाली, फाई में तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब इसमें जो अवयव है उसके साथ कॉमन आएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसका मतलब इसको किसके बराबर लिखेंगे, फाई के बराबर लिखेंगे, क्लियर है। पांचवा गुणधर्म अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फाई का इंटरसेक्शन फाई के साथ हमेशा फाई ही रहेगा, फाई का यूनियन फाई के साथ, और साथ में फाई का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई ही रहने वाला है। और छठा गुणधर्म याद रखने की आवश्यकता है, यदि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई हो तो ऐसी कंडीशन में A तथा B कैसे समुच्चय कहलाएंगे, परस्पर असंयुक्त, परस्पर असंयुक्त समुच्चय। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करें हम समुच्चयों के अंतर के बारे में। ये हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट, समुच्चयों का अंतर। ध्यान दीजिए, समुच्चयों का अंतर। अंतर का मतलब है यहाँ पे एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाना है। अब यहाँ घटाने का जो नियम है वो बिल्कुल अलग है, इस प्रकार दिखाना है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय को हटाना है। इसका वास्तविक मतलब है कि एक समुच्चय के अवयवों में से उन अवयवों को हटा दो जो दूसरे अवयव में भी विद्यमान है। वापस समझे, एक समुच्चय में से उन अवयवों को हटाना है जो दूसरे समुच्चय में भी विद्यमान है। मतलब ये कहने का हुआ कि एक समुच्चय और दो समुच्चयों का जो अंतर है वो वास्तव में क्या करता है, जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देता है। मतलब ऐसे अगर एक एग्जांपल देखें तो क्या होगा, a बराबर जैसे मैंने लिया 1 2 3 और b बराबर मैंने ले लिया 3 4 5। तो जब a में से b को हटाएंगे तो ध्यान दीजिए किस प्रकार लिखेंगे। अवयव सारे किसके आने वाले हैं, एक के। तो एक के अवयव आएंगे तो एक का अवयव क्या है, 1 2 3 है तो 1 है, ठीक है। 2b आएगा, लेकिन जब 3 की बात आती है तो 3 देखा हमने इसमें कॉमन है, मतलब 3 यहां से हट जाएगा। याद रखिए जो अवयव आने हैं वो प्रथम समुच्चय के अनुसार ही आएंगे, दूसरे समुच्चय के अवयवों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि जो कॉमन अवयव है वो हट गए हो। तो कॉमन अवयव हट चुका है, 4 और 5 का कोई रोल नहीं। मतलब हम कहें a माइनस बी उन एक के उन अवयवों का समुच्चय है, उन अवयवों का समुच्चय है होगा जो a तथा b के कॉमन अवयवों को हटाने से प्राप्त होता है, क्लियर हुआ। मतलब इसका अगर एग्जांपल देखें तो इसका वही सेम वेन डायग्राम के माध्यम से समझे, बड़ा आसान रहेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ जिसमें दो समुच्चय हैं, a और b दो समुच्चय हैं। सेम दूसरा केस मैंने ये ले लिया, और ये यूनियन ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। अब ध्यान दीजिए, जब a में से b को घटाएंगे या b में से a को घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे। अगर a में से b को घटाया गया, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन पार्ट हटना था, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वास्तव में सदैव किसके बराबर रहेगा, a के बराबर ही रहेगा। यानी कि एक एग्जांपल समझे, a में जो अवयव है 1 2 3 है और यहाँ पे क्या है 4 5 और 6। तो मैं क्या करना था, जो कॉमन अवयव वो हटाने थे, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं है। तो वास्तव में अवयव तो कौन से आने, एक के उन अवयवों का समुच्चय, मतलब आने तो अवयव एक के ही हैं, अवयव एक के ही आएंगे, लेकिन कब आएंगे, जब बी के और एक के कॉमन अवयव हट चुके हो। तो ये वापस किसके बराबर आने वाला है, एक के। तो ये बराबर क्या लिया है, 1 2 3 है, बी बराबर क्या है 4 5 और 6 है। और जब मैंने a माइनस बी लिखा तो इसमें देखा कि वापस क्या आ गया 1 2 3, मतलब b के किसी भी अवयव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो वापस किसके बराबर है, a के बराबर। जबकि ऐसी स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि कुछ अवयव इसमें कॉमन भी है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो मैं क्या करना है कि जब a माइनस बी लिखना है तो मतलब a के उन अवयवों को लेना है जब a तथा b के कॉमन अवयव हट चुके हो, मतलब ये अवयव हटा देना। और अगर ये अवयव हट गया, इसका मतलब ये हिस्सा हट गया, ये हिस्सा हट गया, तो हमें जो प्राप्त होगा वो ये वाला प्राप्त होगा। और इस हिस्से को हम कहेंगे क्या, a माइनस बी, जिसे हम कह सकते हैं केवल a, ऐसा भी कह सकते हैं केवल a। मतलब यहाँ पे केवल a रहना है, उसके साथ b का कोई भी भाग शेष नहीं रहना। जबकि इस स्थिति में देखें तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि जब ये भाग हट जाएगा तो इसके बाद ये वाला भाग बचेगा केवल, और ये वाला भाग किसका है, केवल b का है, जिसको किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, b में से a को हटाना है। मतलब यहां लिख सकते हैं केवल b। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 1 2 3
और यहाँ पे b मैंने ले लिया कितना 3, 4 और 5। जब मैं a माइनस बी लिखूंगा तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 तो हटाना है, जो कॉमन है वो तो हटाना है, हट गया, और बाकी इनका तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं। तो देख सकते हो ये अवयव बेसिकली किसके अवयव है, a के, लेकिन a के उन अवयवों का समुच्चय हो गया जो b में भी थे, उनको हटाने से प्राप्त हुआ है, तो मतलब 3 तो हट गए। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं b को पहले लिख दूं, b क्या है 3, 4, 5 है, और a क्या है जिसके अवयव क्या है 1, 2 और 3। वास्तव में क्या करना है, b माइनस a निकालना है, मतलब b के अवयव में से a के अवयव को घटाना है। अब घटाने का मतलब क्या करना है, जो कॉमन है उसको हटा देना है, और कॉमन क्या था 3 था, उसको हटा दिया तो बच क्या गया 4 और 5। तो बेसिकली ये अवयव किसके हैं, केवल b के अवयव। इस प्रकार हमें इसको प्रदर्शित करना है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ रहे होंगे और शायद आप समझदार हो, आपको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने गोल पर फिक्स अपना टारगेट फोकस करना है और उसके द्वारा अपने जो फाइनल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी नौकरी को प्राप्त करना है। धन्यवाद।